हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2051। नोवा इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठों को ये देखने के लिए फॉरबिडन एरिया ले गई कि क्या हुआ है। निषिद्ध क्षेत्र में भूकंप जैसी आवाज कैसे हो सकती है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा 4 ट्रू सेंट प्रतिष्ठित बुजुर्ग वहां रहते थे, इसलिए हर किसी में निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं थी। इरिडेसेंट सेक्ट बहुत बड़ा था, इसलिए शिष्यों के निवास और निषिद्ध क्षेत्र के बीच बहुत दूरी थी। इस समय लोगों का समूह अभी भी अपने दिलों में संदेह लिए रास्ते में था। बूम बूम बूम, फिर से कई तेज आवाजें हुईं। आवाजों का ये सेट पहले की तुलना में तेज था। पूरा इरिडेसेंट सेक्ट हिंसक कंपन महसूस कर सकता था। नोवा और अन्य रुक गए। हवा में खड़े होकर वह सदमे में आगे निषिद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगी। उसने फिर आकाश में 5 किरणों को ऊपर की ओर जाते देखा, जिसने पूरे निषिद्ध क्षेत्र को फाड़ दिया। इतनी लंबी दूरी से भी भारी दबाव महसूस किया जा सकता था। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो केवल एक सेंट द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता था। अब ये स्पष्ट था कि कोई निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया और 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के साथ लड़ाई में उलझ गया, और इसीलिए इतना बड़ा हंगामा हुआ। निषिद्ध क्षेत्र भी छिन्न भिन्न हो गया था। चलो चलें, नोवा चिल्लाए और निषिद्ध क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ी। उसके मन में पहले से ही कुछ अनुमान थे। ये व्यक्ति जो अचानक निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया, वह सबसे अधिक संभावना है कि साहिल था। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। इतने साल हो गए थे और किसी ने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। जहां तक बात है कि साहिल जल्दी क्यों आया, नोवा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। इरिडेसेंट सेक्ट के ऊपर 5 आकृतियां शून्य में गर्व से खड़ी थीं। बीच वाली लोरेन थी, जबकि बाहर की 4 बहनें थीं। उन्होंने लोरेन को भागने से रोकने के लिए उसे घेर लिया था। चूंकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थीं, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि लोरेन किसी भी कीमत पर यहां रहे। अन्यथा वे अपने मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगी और उनका मास्टर जागने में सक्षम नहीं होगा। वे चारों इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय लोरेन पस्त और थकी हुई दिख रही थी। उसके शरीर पर पारभासी हरे रंग की जालीदार पोशाक पहले से ही फटी हुई थी, जिससे नीचे की गोरी और कोमल त्वचा दिखाई दे रही थी। पुरुष उसे देखते ही उसे छूना चाहेंगे। उसके मुंह के कोने पर खून भी था और उसकी हरे रंग की जालीदार पोशाक भी लाल रंग की हो गई थी। जाहिर है उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। उसका हल्का दिखाई देने वाला सीना जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें बेहद तेज थीं। इसके बावजूद उसकी आंखें शांति से अपने चारों ओर अपनी 4 गुरुओं को देख रही थीं। वे 4 बहनें भी ज्यादा बेहतर नहीं थीं। उनके मुंह के कोने पर खून था और उनके कपड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे चारों लोरेन की ओर देख रही थीं, लेकिन वे बिल्कुल भी शांत नहीं थीं। इसके विपरीत वे अविश्वास में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि उनके सामने जो कुछ भी था वह सच था। कुछ दौर के बाद वे चारों एक साथ काम करने के बावजूद कोई लाभ नहीं उठा सकीं। अध्याय 2052। लोरेन अब एक शुरुआती प्री सेंट नहीं थी जिसने अभी अभी सेंट रेल्म में प्रवेश किया था। इसके बजाय वह मिड सेंट रेल्म में पहुंच गई थी। कितना अविश्वसनीय! ऐसे परिणाम की केवल एक ही संभावना थी, वह ये कि उसने अपने शरीर में जो ऊर्जा अवशोषित की थी वह 80% या उससे भी अधिक तक पहुंच गई थी। जहां तक वे चारों जानती थीं, जब इस निश्चित तकनीक का उपयोग किया जाता था तो अरे में लोग पास हो जाते थे यदि वे 30% ऊर्जा अवशोषित कर लेते थे। यदि वे 60% अवशोषित कर सकते थे तो वे बहुत उत्कृष्ट थे, और यदि वे 70% अवशोषित कर सकते थे तो वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। लोरेन की तरह सीधे 80% से अधिक ऊर्जा को अवशोषित करना दुर्लभ था। उसे केवल उत्कृष्ट के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। वह पूर्ण प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा और राक्षसों के बीच एक राक्षस थी। ऐसा व्यक्ति उच्च सभ्यता में भी बहुत दुर्लभ था। स्टार किंगडम की तो बात ही छोड़ दें। वह शीर्ष पर उन पागलों की तरह प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक होगी और उसका भविष्य असीमित होगा। इरा और उसकी बहनों का लोरेन के लिए लक्ष्य 30% था। जब तक वह 30% अवशोषित कर सकती थी, उस पर इस निश्चित तकनीक को करने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया होता। आखिरकार लोरेन एक निम्न स्तर की सभ्यता से थी और 30% उसके लिए पहले से ही बहुत अधिक था। फिर भी ये पता चला कि लोरेन का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। अगर उन्हें ये पहले पता होता तो वे लोरेन को जल्दी ही रोक देतीं। उस तरह अभी इतनी परेशानी नहीं होती और बहनें लोरेन द्वारा बाधित नहीं होतीं। चारों बहनों ने लोरेन की ओर देखा जिसे उन्होंने घेर रखा था। जहां वे हैरान थीं, वहीं वे क्रोधित भी थीं। पिछली बार वे चारों कब घायल हुई थीं? इसे बहुत लंबा समय हो गया था और उनकी यादें थोड़ी धुंधली थीं। न केवल वे अब घायल थीं, बल्कि वे अपने ही शिष्य द्वारा घायल भी की गई थीं। अभी वे अपने प्रशिक्षु की ताकत में सुधार करने के लिए निश्चित तकनीकें कर रही थीं। तब से कितना समय बीता था। अब वे इस शिष्य द्वारा घायल हो गई थी जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था।
किसी के लिए भी इस स्थिति को स्वीकार करना कठिन होगा। लोरी, तुम स्टार किंगडम के कई युगों में मिली सभी महिलाओं में सबसे अच्छी हो। सच कहूं तो इस स्तर 7 की सभ्यता में तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से मिलना बहुत दुर्लभ और कठिन है। यदि हमारे पास हमें सौंपा गया कोई कार्य नहीं होता तो हम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते और तुम्हें अद्भुत व्यक्ति के रूप में विकसित करते, लेकिन दुर्भाग्य से समय सही नहीं है। हमारी किस्मत में ये करना नहीं लिखा है। मारिन ने लोरेन की ओर देखा और थोड़ा आह भरते हुए कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद लेडी मारिन। ये सब आप सभी की बदौलत है कि मेरी वर्तमान उपलब्धियां हैं। हालांकि हम शांति से सह अस्तित्व में नहीं रह सकते और केवल एक ही पक्ष जीवित बचेगा, फिर भी मैं आप सभी की बहुत आभारी हूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लोरेन ने उत्तर दिया। उसने मारिन के शब्दों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पकड़ा। दूसरे पक्ष ने कहा कि स्टार किंगडम में इतने युगों में वह अब तक की देखी गई सबसे अच्छी महिला थी। इस वाक्य का अर्थ बहुत सरल और स्पष्ट था। वे 4 महिलाएं स्टार किंगडम से नहीं बल्कि कहीं और से थीं। क्या ये किसी उच्च सभ्यता से हो सकता है? तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा, मजबूत इच्छा शक्ति और समय की अच्छी समझ है। तुम जानती हो कि जब भी तुम्हें छिपना और खुद को उजागर करना चाहिए। इसके अलावा तुम लापरवाह नहीं हो और एक आकर्षक शरीर के साथ मुझे कहना होगा कि तुम वास्तव में उत्कृष्ट हो। तुम हमारे गृहनगर में भी एक शीर्ष प्रतिभा होती, लेकिन ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है। उर्स भी चकित थी। लोरेन को अब यकीन हो गया था कि उसकी 4 गुरुएं एक उच्च सभ्यता से थीं। इससे उसका दिल बैठ गया। 4 गुरुओं का सामना करना जो कभी ट्रू सेंट्स थीं और स्टार किंगडम से उच्च सभ्यता से भी आई थीं, यह अपरिहार्य था कि वह थोड़ा शक्तिहीन महसूस करेगी, भले ही दूसरा पक्ष अपने सबसे कमजोर स्तर पर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने सही समय पर हमला करना चुना। मास्टर्स, आप स्टार किंगडम से नहीं हैं। सही बात है, हम एक उच्च सभ्यता से आते हैं जो स्टार किंगडम से कई गुना मजबूत है। हम चारों तो बस हमारे मास्टर के गुलाम हैं। एरा ने एक और चौंकाने वाला रहस्य खोला। लोरेन सतह पर अभी भी शांत थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी लहर थी। वह मिल्की वे आकाशगंगा जैसी निम्न स्तर की सभ्यता से आती है, इसलिए वह अनजान थी। ट्रू सेंट रैंक उसके दिल में पहले से ही एक अप्राप्य ऊंचाई थी। अब जबकि उसने खुद सेंट रेल्म प्राप्त कर लिया था, उसे फिर भी लगा कि ट्रू सेंट रैंक अप्राप्य था। हालांकि अब एरा ने उसे बताया कि ट्रू सेंट्स के रूप में वे सिर्फ किसी और के गुलाम थे। अध्याय 2053। मास्टर्स, आपका तथाकथित कार्य उस मास्टर से संबंधित होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, है ना? लोरेन ने पूछा। यह उसका अंतर्ज्ञान था। चूंकि उसकी गुरुएं केवल गुलाम थीं, तो वे जो कुछ भी करती थीं वह निश्चित रूप से उनके मास्टर के लिए ही होगा। बिल्कुल लोरी, मास्टर को फिर से जगाने के लिए हम चारों बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और हमने बहुत प्रयास किए हैं। हम कोई गलती नहीं कर सकते, इसलिए मैं केवल तुम्हारा बलिदान दे सकती हूँ। मुझे आशा है कि तुम हमें दोष नहीं दोगी। लोरी, मास्टर का कड़ाही बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। विरोध करने के बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि तुम और मास्टर सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। लोरी, मास्टर तभी जाग सकते हैं जब तुम्हारा बलिदान दिया जाए, अन्यथा जब मास्टर जागते तो वे निश्चित रूप से तुम्हें पसंद करते। विरोध मत करो लोरी, बस शांति से मास्टर की कड़ाही बन जाओ और मास्टर के जागने के लिए कच्चा माल बन जाओ। हर किसी को इस तरह का अवसर नहीं मिलता। अपने मास्टर का जिक्र करते ही चारों बहनों ने कट्टर भाव दिखाए। उनके दिल में उनका मास्टर ही सब कुछ था, बाकी कुछ मायने नहीं रखता था। लोरेन ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। वह आपके मास्टर हैं, मेरे नहीं। आप उनके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी ऐसा करने को तैयार हूँ। मैं, लोरेन लिवरवुड, इस जीवन में केवल अपने लिए जीती हूँ और कोई भी पुरुष मेरे सोचने के तरीके को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरे जीवन की तो बात ही छोड़ दें। खैर, चूंकि तुम मास्टर को सब कुछ समर्पित नहीं करना चाहती, इसलिए हम इसे खुद ही कर सकते हैं। लोरी, हमें दोष मत देना। तो फिर आपका सम्मान न करने के लिए मुझे दोष न दें, लोरेन ने गंभीरता से उत्तर दिया। जब दोनों पक्ष लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थे, नोवा और वरिष्ठ वहां पहुंचे। नोवा ने दूर से ही देखा कि कुछ गड़बड़ है। प्रतिष्ठित बुजुर्ग एक महिला को क्यों घेरे हुए हैं? क्या वह साहिल नहीं है? फिर वह कौन है? जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने आखिरकार देख लिया कि प्रतिष्ठित बुजुर्ग किसे घेरे हुए थे। ये लोरेन थी, जो इरिडेसेंट सेक्ट की 7 मुख्य पुजारिनों की वर्तमान प्रमुख थी। इस जवाब ने सबको चौंका दिया। ये कैसे संभव है? नोवा और अन्य अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने क्या देखा? 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों ने फटे कपड़ों में लोरेन को घेर लिया। उनके होठों के कोनों पर खून भी लगा था। वे स्पष्ट रूप से घायल थीं और बीच में लोरेन भी उनसे अलग नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उन 5 ने अभी अभी लड़ाई की थी और परिणाम ये था कि किसी भी पक्ष को लाभ नहीं हुआ था। लोरेन अपने दम पर 4 से लड़ी और फिर भी कोई पक्ष नहीं जीता। क्या ये संभव था? ऐसे दृश्य ने सभी के होश उड़ा दिए, विशेष रूप से नोवा के।
इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य वरिष्ठ चीख थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लोरेन कहाँ से आई है। उन्होंने सोचा कि लोरेन अन्य ताकतों द्वारा व्यवस्थित एक अंडरकवर एजेंट थी, लेकिन किसी तरह उसने अपनी ताकत छिपाने के लिए कुछ तकनीकों का इस्तेमाल किया और प्रतिष्ठित बुजुर्गों द्वारा उसका पता नहीं चल पाया। अब जब वह बेनकाब हो गई थी तो अनिवार्य रूप से एक बड़ी लड़ाई होगी। हालांकि नोवा लोरेन के बारे में सच्चाई जानती थी। वह उसी ग्रह से आई थी जहां से साहिल और अन्य आए थे। एल्डर रेड ही उसे स्टार किंगडम लेकर आए थे। इतनी कम उम्र की महिला एक निम्न सभ्यता से अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि बिना किसी नुकसान के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के खिलाफ लड़ सके। इसके बावजूद केवल एक पल के लिए हैरान होने के बाद नोवा को राहत मिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने साहिल के बारे में सोचा था। चूंकि साहिल इतने कम समय में सेक्रेड सेंट बन सकता था, इसलिए लोरेन के लिए ट्रू सेंट की ताकत रखना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था। अब नोवा उत्सुक थी। वह किस तरह का ग्रह था जो एक ही समय में 2 स्वर्ग विरोधी पात्रों को जन्म दे सकता था। उसे पता नहीं था कि निषिद्ध क्षेत्र में क्या हुआ। अध्याय 2054। इसलिए उसने सोचा कि लोरेन के पास साहिल जैसी ही स्वर्ग विरोधी प्रतिभा थी और उसकी कल्टिवेशन की गति बहुत तेज थी। स्वाभाविक रूप से चूंकि वह 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी, वह एक ट्रू सेंट थी। नोवा को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। तब वह साहिल था, अब ये लोरेन थी। दोनों एक ही ग्रह से थे। इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठों के आगमन ने उन दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से रोक दिया जो लड़ने वाले थे। नोवा, सबको ले जाओ। सेंट्स की लड़ाई में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, एरा ने जोर से कहा। प्रतिष्ठित बुजुर्गों, आखिर चल क्या रहा है? आप लोरी से क्यों लड़ रही हैं? नोवा ने अपना संदेह व्यक्त किया। अन्य सभी वरिष्ठों ने भी एरा पर जिज्ञासु नजरें डालीं। वह मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। जाओ, एरा ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उसके दिल में अनगिनत संदेह थे, नोवा ने प्रतिष्ठित बुजुर्गों के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह केवल सम्मानपूर्वक उत्तर दे सकी, जी प्रतिष्ठित बुजुर्ग। वह अभी वरिष्ठों के साथ जाने ही वाली थी कि लोरेन बोल पड़ी। लेडी ड्रीम, वरिष्ठों, क्या आप इस निषिद्ध क्षेत्र में छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं और इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उन शब्दों ने सभी को जाने से रोक दिया। बेशक नोवा जानना चाहती थी, अन्यथा वह साहिल को निषिद्ध क्षेत्र के रहस्यों का पता लगाने के लिए आने के लिए नहीं कहती। निषिद्ध क्षेत्र हमेशा से संप्रदाय में सबसे रहस्यमय स्थान रहा था और इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य वरिष्ठ भी जानना चाहते थे कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं। नोवा, उन्हें ले जाओ, मारिन ने इस समय फिर से आदेश दिया। लेडी ड्रीम, इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना इसलिए नहीं की गई है ताकि सभी के पास एक स्थिर घर हो। इसके पीछे एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। संप्रदाय में 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को छोड़कर कोई और सेंट्स क्यों नहीं है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? वास्तव में चारों गुरु नहीं हैं। चुप रहो, मारिन चिल्लाए और लोरेन को उन्हें बेनकाब करने से रोक दिया। साथ ही वह पहले से ही लोरेन की ओर झपट रही थी। बाकी 3 ने भी कार्रवाई की। लोरेन को बीच में ही रोक दिया गया और चारों प्रतिष्ठित बुजुर्गों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से अपने गुरुओं से निपटने के लिए रुक सकी। वह मूल रूप से निषिद्ध क्षेत्र के रहस्यों को प्रकट करना चाहती थी ताकि इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठ उसका समर्थन करें। फिर यह उसे अराजकता से बचने की अनुमति दे सकता था, लेकिन उसके 4 गुरुओं ने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। जब उसने देखा कि लड़ाई का एक और दौर शुरू हो गया है तो नोवा जल्दी से लोगों को आसपास से दूर ले गई, लेकिन वह खुद नहीं गई। लोरेन ने अभी जो कहा था उसने उसकी दिलचस्पी जगाने में कामयाबी हासिल की थी। निषिद्ध क्षेत्र में क्या है? सांप्रदाय के सेंट्स प्रवेश करने के बाद बाहर क्यों नहीं आए? उनमें से 1 या 2 समझ में आ सकते हैं। हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट के गठन के बाद से निषिद्ध क्षेत्र में कितने लोग गायब हो गए हैं? क्या वे जीवित हैं या मर गए? बैंग बैंग बैंग, वे लड़ाई में टकराव की आवाजें सुन सकते थे। एरा और उसकी बहनों का हमला इस बार पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक हिंसक था, जिससे लोरेन के पास वापस लड़ने की बहुत कम शक्ति बची थी। लोरेन को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा और उसकी चोटें भी बदतर हो गईं। उन चारों ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया था। भले ही वे कमजोर थीं या यदि ये लड़ाई उन्हें स्थायी नुकसान पहुंचाएगी, उन्हें परवाह नहीं होगी, भले ही इस युद्ध के बाद के प्रभाव उन्हें गंभीर परिणामों के साथ छोड़ दें। यदि वे जीत सकें और उनके मास्टर जाग सकें तो ये सब सार्थक था। अध्याय 2055। आकाश में लोरेन धीरे धीरे पीछे धकेली जा रही थी। एरा और उसकी बहन ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया था, इसलिए लोरेन के पास उनके खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था। दूर से नोवा और अन्य देख सकते थे कि कुछ गड़बड़ थी। लड़ाई के दोनों पक्ष ट्रू सेंट्स की दमनकारी भावना को नहीं निकाल रहे थे। हालांकि नोवा केवल एक पीक सॉवरन रैंकर थी, इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान प्रमुख के रूप में वह बहुत सारे प्री सेंट्स और ट्रू सेंट्स के संपर्क में आई थी। इसलिए वह बता सकती थी कि 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों और लोरेन के पास केवल प्री सेंट्स की ताकत थी, ट्रू सेंट्स की नहीं। क्या हो रहा है?
वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्या हुआ जिसने 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों की ताकत को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें ट्रू सेंट रैंक से प्री सेंट रैंक पर गिरा दिया। तार्किक रूप से देखा जाए तो जहां तक लोरेन की प्री सेंट ताकत का सवाल था, चारों प्रतिष्ठित बुजुर्गों में से कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। फिर भी उन चारों ने मिलकर काम किया और इतने लंबे समय तक लड़ने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर सके। चाहे जो भी हो, अगर वर्तमान स्थिति जारी रही तो लोरेन जल्द ही गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। इस संबंध में नोवा भी कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही यह प्रीसेंट्स के बीच की लड़ाई थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसमें उसके जैसी पीक सॉवरन रैंक का भाग ले सके। हालांकि वह वास्तव में लोरेन से निषिद्ध स्थान का रहस्य जानना चाहती थी, लेकिन वह लोरेन को 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों से नहीं बचा सकती थी। इसलिए वह केवल साहिल के आगमन का इंतजार कर सकती थी। साहिल की सीक्रेट सेंट ताकत के साथ नोवा का मानना था कि निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य कुछ ही समय में सामने आ जाएंगे। पीएफएफ लोरेन लापरवाह थी और उसकी पीठ पर चोट लगी। फिर उसने मुंह भर खून उगल दिया जिसने उसके शरीर पर हरे रंग की जालीदार पोशाक को आधा लाल कर दिया। वह भी कुछ समय पहले ही सेंट बनी थी, इसलिए उसकी तमाम ताकत के बावजूद उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी। परिणामस्वरूप 4 पागल बहनों का सामना करते समय लोरेन के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसके सेंट के शरीर की अत्यंत मजबूत रक्षा और रिकवरी शक्ति नहीं होती तो वह टिक नहीं पाती। उसके बाद उसे लगातार कई बार झेलने पड़े। पीएफएफ मुंह से खून का एक और फव्वारा फूटा। लोरेन के शरीर पर लगी हरे रंग की जालीदार पोशाक खून से लाल हो गई थी और अब पूरी तरह से क्रिम्सन हो गई थी। वह शोकग्रस्त दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इसके बावजूद उसने हार न मानने का फैसला किया, क्योंकि एक बार उसने हार मान ली तो इसका मतलब मौत होगी। इसलिए उसके लिए अंत तक लड़ना ही बेहतर था। निषिद्ध क्षेत्र के नीचे कार्स्ट केव में जब लोरेन को लड़ाई में अभी चोट लगी तो उसने ठंडे पूल में मुंह भर खून छिड़क दिया। फिर ठंडे पूल के ऊपर तैरते धुएं द्वारा अवशोषित होने के बाद वह गायब हो गया। किसी ने इस विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, तो इन चीजों पर ध्यान देने की ऊर्जा किसके पास थी? खून धुएं के साथ ठंडे पूल की गहराई में बह गया और अवशोषित हो गया। एरा और उसकी बहनों के अनुसार मास्टर के जागने के लिए लोरेन का आकर्षक शरीर अंतिम शर्त थी। हालांकि यह एक मुंह भर खून काफी था। ठंडे पूल में दिल की एक अस्पष्ट धड़कन सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जाग गया हो। फिर बात पहली दिल की धड़कन थी, जिसके बाद जल्द ही दिल की धड़कनों का एक निरंतर सेट शुरू हो गया। हालांकि एक मुंह भर खून बहुत कम था। ये केवल दिल की हल्की धड़कन को बहाल कर सकता था, लेकिन अन्य अंगों को सक्रिय नहीं कर सकता था। ठंडे पूल में दिल की धड़कन बहुत धीमी थी और इसे फीका भी कहा जा सकता था। कार्स्ट गुफा में भी इसे सुनना बहुत कठिन होगा जब कोई ध्यान नहीं दे रहा हो। बाहरी दुनिया में कुछ भी महसूस करना और भी असंभव होगा। निषिद्ध क्षेत्र पर लड़ाई अभी भी जारी थी। 4 बहनों के निरंतर हमलों के तहत लोरेन का प्रतिरोध कमजोर और कमजोर होता गया। लड़ाई अपने समापन की ओर पहुंचती दिख रही थी। चारों खुश थीं क्योंकि यह मामला आखिरकार खत्म हो रहा था। जब तक वे लोरेन को लेकर ठंडे पूल में नहीं फेंक देती, उनका मास्टर उसे अवशोषित करने के बाद जाग जाएगा। उसके बाद उनका कार्य भी पूरा हो जाएगा। मास्टर के स्वस्थ होने के बाद वे अपने गृहनगर वापस जा सकती थीं। वे इतने युगों से दूर थीं और अब वे आखिरकार वापस लौट सकती थीं। अध्याय 2056। इस समय चारों बहनें काफी उत्साहित थीं। जब वे लोरेन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक ही समय में अंतिम प्रहार करने वाली थीं। बूम! बीच में लोरेन फट पड़ी। मूल रूप से उसके पास केवल एक मिड प्री सेंट की ताकत थी और अब वह सीधे लेट प्री सेंट में अपग्रेड हो गई थी। उसकी शक्तिशाली ऊर्जा के प्रसार ने उन चारों को उनके रास्ते में रोक दिया। बहनों ने अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं की थी और उन्हें अंतिम प्रहार करने की योजना को जबरन छोड़ना पड़ा। वे कुछ देर के लिए वहीं जम गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लोरेन वास्तव में अपनी ताकत छिपा रही थी। लोरेन का मिड प्री सेंट तक पहुंचना पहले से ही चौंकाने वाला था। बहनों ने उसे कम आंका था। इस लड़की द्वारा अवशोषित ऊर्जा संभवतः कम से कम 95% थी और बहुत कम बर्बादी हुई थी। ऐसे चरित्र को एक बेजोड़ संपत्ति कहा जा सकता है। जैसे ही वे चारों स्तब्ध रह गईं, लोरेन को सही समय मिल गया और उसने अपने शरीर को बिजली की कड़क में बदल दिया। वूश! वह उन दोनों के बीच से निकली और तेज गति से दूरी में उड़ गई। वह इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही गायब हो गई। अपने 4 गुरुओं को उनकी सुरक्षा कम करने और खुद के भागने का एक उत्कृष्ट अवसर बनाने के लिए लोरेन ने अनगिनत हमलों को जबरन सहना चुना। हालांकि उसका सेंट शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया था, लेकिन ये घातक नहीं था। जब तक वह भाग सकती थी, वह अपने शरीर की उपचारात्मक शक्ति से जल्दी ठीक हो जाएगी। लोरेन एक पल में चली गई और उसके गायब होने के बाद ही एरा और उसकी बहनों को स्थिति की वास्तविकता का एहसास हुआ। ओह नहीं, वह लड़की भागने वाली है। भारी डर ने उन्हें घेर लिया। वे लोरेन को भागने नहीं दे सकती थीं। यदि नहीं,
तो न केवल उनके मास्टर जाग नहीं पाएंगे, बल्कि यदि उन्होंने उसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। उसका पीछा करो, मारिन चिल्लाए। उसके शरीर में तुरंत एक अदृश्य आग जल उठी। फिर उसका पूरा शरीर खून की तरह लाल हो गया जबकि उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ी। मारिन की आवाज़ सुनकर तीनों ने भी उसी समय ऐसा ही किया। ये फैदर परिवार की निषिद्ध तकनीकों में से एक थी, सोल ब्लेज। वे एक पल में अपनी युद्ध शक्ति को 10 गुना से अधिक हासिल करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति, या दूसरे शब्दों में मन की शक्ति को प्रज्वलित कर सकती थीं। इस तकनीक को निषिद्ध तकनीक कहने का कारण यह था कि इसे करने वाले को इसे करने के बाद बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। आत्मा की शक्ति को ब्रह्मांड में पुनर्प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन चीज के रूप में पहचाना जाता था। एक बार जल जाने के बाद उसे करने वाला मर जाएगा। भले ही इसे बीच में ही रोक दिया जाए, लेकिन यह इसे करने वाले को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा। यह एक निषिद्ध तकनीक थी जिसे केवल फैदर परिवार के प्रत्यक्ष वंशज और उनके द्वारा प्रशिक्षित डेथ सोल्जर्स ही सीख सकते थे। एरा और उसकी बहनें अज़ुल के गुलाम के रूप में हमेशा अज़ुल के साथ रहती थीं और वे सम्मान और अपमान दोनों साझा करती थीं, इसलिए उन्हें उसके सबसे करीबी लोग माना जाता था। इसीलिए उन्हें गुप्त रूप से सोल ब्लेज सिखाया गया था। हालांकि यह नियमों के खिलाफ था, लेकिन ऐसी प्रथाएं सामान्य हो गई थीं। फैदर परिवार के लगभग सभी प्रत्यक्ष वंशज ऐसा ही करेंगे। वे अपने आसपास के लोगों को संकट के क्षणों में इस तकनीक का उपयोग करने के लिए कह सकते थे क्योंकि यह उन्हें भागने के लिए अधिक समय दे सकता था। सोल ब्लेज के इस्तेमाल ने चारों बहनों की युद्ध शक्ति को एक पल में 10 गुना से अधिक बढ़ा दिया। हालांकि परिणाम भी बहुत गंभीर थे। मूल रूप से उन्होंने अभी अभी लोरेन की ताकत में जबरन सुधार करने के लिए एक निश्चित तकनीक की थी और उनके शरीर अत्यंत कमजोरी की स्थिति में थे। फिर वे एक और लंबी लड़ाई में लगी रहीं। उन्हें कुछ चोटें आई थीं और अब वे फिर से सोल ब्लेज कर रही थीं। इस लड़ाई के बाद भले ही वे चारों न मरें, वे बेकार हो जाएंगी। भले ही उनके मास्टर जाग जाएं, उनके पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। अध्याय 2057। सोल ब्लेज करने के बाद एरा और उसकी बहनें लोरेन का पीछा करने की तैयारी कर रही थीं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, जो लोरेन की तुलना में बहुत अधिक थी, वे जल्द ही उसे पकड़ सकती थीं और उसे वापस ला सकती थीं। इस समय निषिद्ध क्षेत्र से एक जंजीर निकली और उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में लोरेन भाग रही थी। जहां से भी वह गुजरी, शून्य स्पष्ट रूप से कांप उठा। ये वास्तविक नहीं लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष से बिल्कुल भी बंधा नहीं था। जंजीर का एक सिरा पलक झपकते ही शून्य में गायब हो गया। मास्टर, जंजीरों की उपस्थिति को देखकर एरा और उसकी बहनें अपने चेहरे पर परमानंद के साथ चिल्लाईं। साथ ही उन्होंने तुरंत सोल ब्लेज करना भी बंद कर दिया। उनके मास्टर के आसपास होने के कारण अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। निषिद्ध तकनीक को जल्दी रोकने से खुद को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था। चारों को उम्मीद नहीं थी कि उनके मास्टर पहले ही जाग चुके होंगे। उनके लिए यह एक सरप्राइज था। हमने अभी तक कार्य पूरा नहीं किया है ना? उन्होंने आकर्षक शरीर को अवशोषित भी नहीं किया है, तो वे अचानक कैसे जाग गए? हालांकि ये विवरण अब महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक मास्टर जाग सकते थे, सब कुछ ठीक रहेगा। नोवा और अन्य उस जंजीर से हैरान थे जो अचानक निषिद्ध क्षेत्र से निकली थी और लोरेन का पीछा कर रही थी। इसके अलावा चारों प्रतिष्ठित बुजुर्गों ने एक साथ मास्टर को पुकारा। सभी ने अनुमान लगाया कि इरिडेसेंट सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य संभवतः प्रतिष्ठित बुजुर्गों द्वारा बताए गए मास्टर से संबंधित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तथाकथित मास्टर निषिद्ध क्षेत्र में छिपे हुए हों? फिर निषिद्ध क्षेत्र से एक के बाद एक 8 और जंजीरें दिखाई दी। पहले वाली के अलावा कुल 9 जंजीरें थीं। जो पहले आई थी उसे छोड़कर बाकी 8 जंजीरें निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर बेतरतीब ढंग से उड़ रही थीं, जैसे कोई टेंटिकल वाला राक्षस। नोवा और इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य वरिष्ठों को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। इसके विपरीत चारों बहनें बहुत उत्साहित थीं। थोड़ी देर बाद जो जंजीर लोरेन के पीछे गई थी वह वापस लौटी और उसके सिरे पर एक व्यक्ति था। ये लोरेन थी जो अभी अभी भाग गई थी। इस समय उसका शरीर कसकर बंधा हुआ था। वह हिलने डुलने में असमर्थ थी और उसकी आंखों में आतंक का भाव था। वह जानती थी कि जंजीरें कहां से आईं। यह उन 9 जंजीरों में से एक थी जिन्हें उसने निषिद्ध क्षेत्र के नीचे गुफा में देखा था। जंजीर कैसे जीवित हो गई? साथ ही इसने मुझे तब बांध लिया जब मैं वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन थी। क्या मेरे गुरुओं द्वारा बताए गए मास्टर ने ऐसा किया? जब उसने इसके बारे में सोचा तो लोरेन अंदर ही अंदर घबरा गई। ऐसा तब कभी नहीं हुआ था जब वह अपने 4 गुरुओं का सामना कर रही थी। हालांकि 4 गुरुओं की पहचान केवल गुलामों की थी। यदि एक उच्च सभ्यता का मास्टर जागता है तो क्या उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा? लोरेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया। हालांकि चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह अपने शरीर पर लगी जंजीरों को नहीं तोड़ सकी। उसका दिल धीरे धीरे डूब गया। वह जानती थी कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह व्यर्थ होगी। प्रतिद्वंद्वी की क्षमता बस ऐसी नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके।
शायद यही उसकी किस्मत थी। इस समय लोरेन थोड़ी निराश थी। भले ही उसने पहले ही अपने गुरुओं के उद्देश्य को पहले ही खोज लिया था, उसने भागने का उच्चतम मौका पाने के लिए पूरे समय अपनी ताकत छिपाई, फिर भी वह अपनी नियति से बचने में विफल रही। नोवा और अन्य लोग पूरी प्रक्रिया को देखकर हैरान रह गए। एक ऐसे प्री सेंट को पकड़ने और वापस लाने के लिए एक जंजीर भेजी गई थी जिसके पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। अध्याय 2058। ये 9 जंजीरें क्या हैं? ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती हैं? लोरेन जल्द ही निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर वापस आ गई। चारों बहनें पहले ही जा चुकी थीं क्योंकि वे जानती थीं कि उनका मास्टर निश्चित रूप से आगे आकर्षक शरीर को अवशोषित करेगा। वास्तव में जब लोरेन ने अपने शरीर पर जंजीरों को ढीला महसूस किया, इससे पहले कि वह हिल पाती, अन्य 8 जंजीरों ने उसे तुरंत बांध लिया। वे उसके हाथ, पैर और गर्दन बांध रही थीं। अभी केवल उसका शरीर बंधा हुआ था और वह अभी भी अपने हाथ और पैर हिला सकती थी। अब उसके हाथ, पैर और गर्दन बंधे हुए थे और वह 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थी। इसलिए वह असहाय आंसू गिराते हुए केवल आकाश की ओर देख सकती थी। इस समय लोरेन बिस्तर से बंधी एक महिला की तरह थी जो उपद्रवियों को उसके साथ जो चाहे करने की अनुमति दे रही थी। वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके 4 गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित करने के बारे में जो कहा था, उसके अनुसार लोरेन के पास पहले से ही अपने मन में जवाब था। वह मर जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। कोई उसे बचाने नहीं आएगा और कोई उसे बचा नहीं सकता था। चूंकि वह अभी भी बात कर सकती थी, वह जो जानती थी उसे प्रकट करना चाहती थी। भले ही वह मर जाए, वह चाहती थी कि दूसरों को उसके 4 गुरुओं के लक्ष्य के बारे में पता चले। यह अभी भी अज्ञात था कि उच्च स्तरीय सभ्यता के व्यक्ति का स्टार किंगडम पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वह अपनी चोट से उबर जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को इसके खिलाफ सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। लोरेन केवल इतना ही कर सकती थी। लेडी ड्रीम, क्या आपने देखा? निषिद्ध क्षेत्र में यही रहस्य है। इरिडेसेंट सेक्ट अपने आप में केवल एक मुखौटा है। इसका उद्देश्य विशेष शरीर वाले सेंट्स को तैयार करना है और फिर निषिद्ध क्षेत्र में व्यक्ति को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए उनका बलिदान देना है। ये लोग स्टार किंगडम से नहीं हैं, बल्कि एक उच्च सभ्यता से हैं। एक बार जब वह अपनी चोटों से उबर जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। आपको अब इस जगह से भाग जाना चाहिए। स्टार किंगडम में सभी को बताएं और उन्हें तैयार रहने के लिए कहें। लोरेन के शब्दों ने नोवा और अन्य को चौंका दिया। फिर उन्होंने अविश्वास में अपनी नजरें चारों बहनों की ओर घुमा दीं। 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग स्टार किंगडम से नहीं हैं। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न शरीर वाले सेंट्स को तैयार करना है ताकि निषिद्ध क्षेत्र में छिपे घायल व्यक्ति को ठीक करने के लिए उनका बलिदान दिया जा सके। केवल नोवा ने ही लोरेन की बातों पर विश्वास किया। अब अचानक समझ में आ गया कि संप्रदाय की स्थापना के बाद से निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सेंट बनने वाले इतने सारे वरिष्ठ कभी बाहर क्यों नहीं आए। ये सब समझ में आता था। इसके बावजूद एरा और अन्य अब इस बात की परवाह नहीं करती थीं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं और उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लोरेन को रोकने की तो बात ही छोड़ दें। वे अब बहुत खराब स्थिति में थीं। उनके पास इन मामलों की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उन्होंने 9 जंजीरों पर ध्यान केंद्रित किया। जब तक उनके मास्टर लोरेन को अवशोषित करते, वे पूरी तरह से जाग सकते थे। जब ऐसा होगा तो स्टार किंगडम में और कौन उनके रास्ते में खड़ा हो पाएगा। लेडी ड्रीम, अभी सबको ले जाओ और सेलेस्टे को बचाओ। अगर वह यहाँ रही तो मर जाएगी, लोरेन ने फिर कहा। लोरेन अभी भी सेलेस्टे की बहुत आभारी थी, वह वरिष्ठ जिसने उसे एक नया जीवन दिया। यह अफसोस की बात थी कि सेलेस्टे भी उसकी तरह ही एक मोहरा थी। बेशक भले ही सेलेस्टे एक मोहरा थी, वह खुद से बहुत भाग्यशाली थी। कम से कम उसने अपनी खुशी पाली, उस पल का आनंद लिया और इस तबाही से बच गई। लोरी, चिंता मत करो, साहिल ने उसे बचा लिया है। नोवा खुद को जवाब देने से रोक नहीं सकी। लोरेन ये सुनकर दंग रह गई। साहिल ने सेलेस्टे को बचाया? ये कब हुआ? कैसे? क्या साहिल ऐसा कर सकता है? क्या उन चारों ने उसे नहीं रोका? उसके मन में सवालों की एक झड़ी लग गई। चूंकि साहिल ने सेलेस्टे को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत की, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वही था जिसने उसके आकर्षक शरीर को नुकसान पहुंचाया था। वह काफी जिम्मेदार था। लोरेन अपनी बात जारी रखना चाहती थी। उसके शरीर में एक चुभने वाला दर्द दौड़ गया। पता चला कि एक जंजीर उसके सीने और उसके दिल में चुभ गई थी। उसके बाद उसने लोरेन के ब्लड एसेंस को चूसना शुरू कर दिया। साथ ही कई अन्य जंजीरों ने भी विभिन्न हिस्सों से लोरेन के शरीर में छेद कर दिया। अध्याय 2059। सभी 9 जंजीरों ने लोरेन के शरीर को छेद दिया और उनमें से एक सीधे उसके दिल की ओर गई। एक सेंट के लिए जिसके पास सेंट का शरीर था, ऐसी चोट कुछ भी नहीं थी। सेंट के शरीर की रिकवरी गति के साथ लोरेन जल्द ही अपने आप ठीक हो जाएगी। हालांकि नोवा और अन्य लोग समझ गए थे कि ये जंजीरें केवल लोरेन को चोट नहीं पहुंचाएंगी। जाहिर है इसके अन्य प्रभाव भी थे।
जैसे जैसे लोरेन की सांसें कमजोर होती गईं, सभी को पता चल गया कि जंजीरें लोरेन के शरीर की ऊर्जा और खून को सोख रही थीं। ऐसे अजीब दृश्य ने इरिडेसेंट सेक्ट के सभी वरिष्ठों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। कौन दूसरों के शरीर की ऊर्जा और खून को सीधे सोखकर अपनी चोटों को ठीक कर सकता था? क्या ये किसी तरह का जादू था? पीछे खड़े इरिडेसेंट सेक्ट के कुछ वरिष्ठ ऐसे भयानक दृश्य को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक पीछे हटने के बाद वे जल्दी से मुड़े और दूर भाग गए। ये बहुत डरावना है। ऐसा लगता है कि मैं अब इरिडेसेंट सेक्ट में और नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। मैं एक दिन इस तरह खत्म नहीं होना चाहता। वास्तव में वे बस ज्यादा सोच रहे थे। आवश्यक शारीरिक बनावट के अलावा अज़ुल दूसरों को अवशोषित नहीं करेगा, भले ही वे उसके ठीक सामने हों। हालांकि उनके शरीर भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे और सोल ब्लेस करने के परिणाम भी दिखाई देने लगे थे। एरा और उसकी बहनों के चेहरे पर मुस्कान बड़ी और बड़ी होती गई। वे भी बेहद उत्साहित थीं। मास्टर आकर्षक शरीर को अवशोषित कर रहे हैं, इसलिए यह उनके जागने का लगभग समय है। उनके काम पूरा होने के बाद वे पूरी तरह से जाग जाएंगे। हमने उन्हें निराश नहीं किया और हमने कार्य पूरा किया। भले ही हमें कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, परिणाम अभी भी सुखद है। ये काफी है। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, केवल परिणाम महत्वपूर्ण है। लोरेन को दुर्बल कर देने वाला दर्द हो रहा था, लेकिन यह उसके लिए अभी भी स्वीकार्य था। आखिरकार उसने अपनी ताकत को अपग्रेड करते समय जो दर्द सहा था, वह इससे कहीं ज्यादा बुरा था। चूंकि वह उसे सहन कर सकती थी, तो यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। जिस चीज ने वास्तव में लोरेन को डरा दिया वह ये थी कि वह अपनी जीवन शक्ति और खून तेजी से खो रही थी। दूसरों के पोषण के रूप में काम करने के लिए उन नफरत भरी जंजीरों द्वारा उन्हें चूसा जा रहा था। देर नहीं लगेगी जब वह एक सूखी लाश बन जाएगी। लोरेन को इस तरह खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। कितना शर्मनाक। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई आएगा और मेरा शरीर ले जाएगा। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि साहिल दफनाने के लिए मेरा शरीर पृथ्वी पर वापस ला सके। वह मेरा गृहनगर है। सभी चीजों को अंततः अपने स्रोत पर लौट जाना चाहिए। ये पृथ्वी पर हर इंसान की इच्छा है। कोई भी परदेश में मरना नहीं चाहता। निषिद्ध क्षेत्र के नीचे ठंडे पूल के अंदर 9 जंजीरों द्वारा अवशोषित ऊर्जा और खून लगातार यहां प्रेषित किया जा रहा था। दिल की धड़कन की कमजोर आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अन्य अंग भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अचानक आंखों की एक जोड़ी खुली, जिससे नीली रोशनी निकली जिसने पूरे ठंडे पूल को रोशन कर दिया। फिर ठंडे पूल से नीली रोशनी की 2 किरणें निकली और सीधे आकाश में चली गईं। आकाश में बहनों ने जब नीली रोशनी की 2 किरणें देखीं तो वे और भी उत्साहित हो गईं। वे उत्साह के मारे आंसू भी बहा रही थीं। मास्टर खांसते हुए, मास्टर खांसते हुए, मास्टर आखिरकार जाग गए। हाँ, हमने खांसते हुए इस दिन के लिए बहुत बहुत लंबा इंतजार किया। यह अफसोस की बात है। खांसते हुए, यह अफसोस की बात है कि खांसते हुए हम अब मास्टर का साथ नहीं दे सकते। नहीं, खांसते हुए मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। वे खांसते हुए, वे निश्चित रूप से हमें बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। अध्याय 2060। चारों बहनें अब रुक रुक कर बातें कर रही थीं और उनकी खांसी कई बार बीच में बाधा डाल रही थी। ये स्पष्ट था कि उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं। उनकी वर्तमान स्थिति में भविष्य में उनके अज़ुल के साथ रहने की संभावना लगभग शून्य थी। फैदर परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अज़ुल अपने पास 4 बेकार लोगों को नहीं रख सकता था। वह ऐसे गुलाम चाहता था जो उसकी मदद कर सकें और संकट के क्षणों में उसकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकें। 4 बेकार लोग नहीं जो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बेशक यह असंभव नहीं था कि अज़ुल उन चारों को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करे। ये सब अज़ुल के मूड पर निर्भर करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह अपने विवेक के आगे झुक जाएगा, क्योंकि इरा और अन्य ने उसे जगाने के लिए लाखों वर्षों तक तैयारी की थी और अंत में खुद को भी कुर्बान कर दिया था। हकीकत में ऐसे बड़े परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों का विशाल बहुमत भावुक नहीं था। वे केवल लाभों को प्राथमिकता देंगे। केवल कम संख्या में लोग रिश्तों को महत्व देंगे और उन लोगों को हर कीमत पर ठीक करेंगे जो उनके प्रति वफादार थे। हालांकि यह अज्ञात था कि अज़ुल किस तरह का व्यक्ति था। क्या मैं मरने वाली हूँ? लोरेन ने मदहोशी में सोचा। हाँ, मैं मरने वाली हूँ। जल्द ही मैं एक सूखी लाश में बदल जाऊंगी। बेहतर है कि साहिल को मुझे पृथ्वी पर वापस न ले जाने दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि साहिल मुझे इस तरह देखे। लोरेन के दिल का 80% खून का सार और सामान्य खून जंजीरों द्वारा चूसा जा चुका था। उसके सेंट शरीर के स्वयं उपचार की गति उसके खून खोने की दर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। नतीजतन लोरेन ने होश खोना शुरू कर दिया। ये पहले जैसा नहीं था। तब उसके शरीर में निरंतर ऊर्जा डाली जा रही थी। जब तक वह दर्द सहती, वह इसे पार कर सकती थी। इस बार उसका शरीर सूख गया था और वह दर्द सहने के बाद भी जीवित नहीं रह सकती थी।
अगर यह जारी रहा तो लोरेन के लिए केवल एक ही अंत होगा, और वह थी मृत्यु। नोवा दूर खड़ी थी। वह सब कुछ होते हुए देखते हुए अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह लोरेन को बचाना चाहती थी, हालांकि उसकी ताकत बहुत कम थी। वह करीब भी नहीं जा सकती थी, मदद करना तो दूर की बात थी। निषिद्ध क्षेत्र में छिपा हुआ आदमी भी जाग गया, इसलिए लोरेन को बचाने वाला अब केवल साहिल ही था। दोनों एक ही ग्रह से थे। अगर साहिल यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से लोरेन को बचा लेता। मुझे आश्चर्य है कि साहिल अब कहाँ है और क्या वह समय पर आ सकता है। लोरेन सूखने और मरने वाली थी, इसलिए नोवा बेहद चिंतित थी। ... साहिल अंतरिक्ष की दरार से बाहर निकला। अभी वह इरिडेसेंट महाद्वीप के बाहर शून्य में था। दूरी में रंगीन हेलोज वाले महाद्वीप को देखते हुए साहिल ने इरिडेसेंट सेक्ट के स्थान की तलाश की और आगे बढ़ने ही वाला था। वह पहले नोवा को ढूंढेगा और फिर निषिद्ध क्षेत्र के रहस्यों का पता लगाएगा। अचानक इरिडेसेंट महाद्वीप से नीली रोशनी की 2 किरणें निकली, शून्य को चीर दिया और गायब हो गईं। वह स्थान जहां से नीली रोशनी उत्सर्जित हुई थी वहीं था जहां इरिडेसेंट सेक्ट स्थित था। वह क्या है? साहिल दंग रह गया। ये व्यक्ति इतना अद्भुत शक्तिशाली होना चाहिए कि इतनी आश्चर्यजनक शक्ति की 2 नीली रोशनी उत्सर्जित कर सके। कम से कम इरिडेसेंट सेक्ट की 4 बूढ़ी औरतें ऐसा काम नहीं कर सकती थीं। इरिडेसेंट सेक्ट में कौन सा पावर हाउस है? इसके बारे में सोचने से पहले साहिल अंतरिक्ष की दरार में चला गया और नीली रोशनी के स्रोत की ओर तेजी से भागा। जाने और एक नज़र डालने के बाद उसे पता चल जाएगा कि क्या हुआ। इरिडेसेंट सेक्ट और 4 बूढ़ी औरतों के भाग्य से साहिल को कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसे उनकी परवाह नहीं थी। हालांकि वह नोवा को कुछ नहीं होने देगा। चाहे जो भी हो, वह सेलेस्टे की आपसी मित्र थी और नोवा ने पहले उसकी मदद की थी। अध्याय 2061। इरिडेसेंट सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर लोरेन मौत की कगार पर थी। उसका 90% से अधिक शरीर सूख चुका था। अंतिम क्षण में अचानक एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। फिर लाल रोशनी चमकने से पहले अंदर से एक आकृति बाहर निकली। डिंग डिंग डिंग। 9 जंजीरों के टूटने से पहले लगातार 9 आवाजें सुनाई दीं। लोरेन ने संघर्ष करने की अपनी शक्ति खो दी थी, इसलिए उसका शरीर गिरने लगा। हालांकि किसी ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। साहिल ने अपनी बाहों में लोरेन को देखा, उसकी बाहें आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं। जब वह अभी अभी अंतरिक्ष की दरार से बाहर आया था तो उसने अपने ही ग्रह की इस महिला को बहुत खराब स्थिति में देखा, जो लगभग मौत के कगार पर लग रही थी। और जिस चीज़ ने उसकी यह हालत की थी वह उसके शरीर में चुभी 9 जंजीरें थीं। इससे पहले कि उसके पास ये पूछने का समय होता कि क्या हो रहा है, साहिल ने एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड निकाली, जो दुनिया की हर चीज़ को काट सकती थी, और उसे घुमाया जिससे सभी 9 जंजीरें कट गईं। फिर उसने लोरेन को पकड़ लिया। लोरेन के शरीर के अंदर अभी भी 9 जंजीरों के कटे हुए सिरों को देखकर साहिल ने उसके शरीर में कुछ ऊर्जा डाली और 9 जंजीरों के सभी कटे हुए सिरों को बाहर निकाल दिया। उसकी ऊर्जा को सोखने वाली जंजीरों के बिना लोरेन का सेंट शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। साहिल को इस बात से नफरत थी कि उसका सुधार बहुत धीमा था, इसलिए उसने स्टोन ऑफ लाइफ निकाला। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि पुरुष और महिला का एक दूसरे को छूना अनुचित था और सीधे लोरेन की खून से सनी जालीदार पोशाक को फाड़ दिया और स्टोन ऑफ लाइफ को उसके घाव पर दबा दिया। असीम जीवन शक्ति घाव के माध्यम से प्रवेश कर गई। जल्द ही वह शरीर जो पहले से ही सूख गया था, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगा। साहिल ने राहत की सांस ली। लोरेन आखिरकार खतरे से बाहर थी। लोरेन अभी बहुत खतरनाक स्थिति में थी और अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह मर जाती। उसका शरीर पूरी तरह से खोखला हो गया था और वह लगभग एक सूखी लाश में बदल गई थी। सौभाग्य से स्टोन ऑफ लाइफ ने उसमें असीम जीवन शक्ति भर दी, अन्यथा यह अनुमान लगाना कठिन होता कि यदि वह केवल अपने आत्म सुधार पर निर्भर रहती तो उसका क्या परिणाम होता। मुख्य डर यह था कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। भले ही उसके पास सेंट शरीर था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। साहिल यह नहीं कह सकता था कि वह लोरेन को पसंद करता है, लेकिन वह उससे नफरत भी नहीं करता था। इस तथ्य के आधार पर कि वे दोनों पृथ्वी से आए थे, वह बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था और कुछ न करना उसके लिए संभव नहीं था। साहिल ने प्रकट होने के क्षण से ही सब कुछ एक बार में कर दिया था। उसने 9 जंजीरों को काटने, लोरेन को बचाने और उसे खतरे से बाहर निकालने में मदद करने के लिए स्टोन ऑफ लाइफ निकालने में बहुत कम समय लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय ही जीवन था। उसके सब कुछ करने के बाद ही चारों बहनें, नोवा और अन्य होश में आए। तुम बदमाश, ये फिर से तुम हो। एरा ने अपनी आंखों में जलते हुए प्रचंड क्रोध के साथ साहिल को देखा। उसकी इच्छा थी कि वह साहिल के टुकड़े टुकड़े कर दे और उसकी हड्डियों को पीसकर राख कर दे। वह साहिल को कैसे याद नहीं रख सकती थी। इस आदमी ने अपने मास्टर के साथ मिलकर सेलेस्टे को बचाया और उसके मास्टर की तलवार आइस सोल एक्सकैलिबर को छीन लिया, और अब वह यहाँ फिर से उसके मास्टर की योजना को बर्बाद करने के लिए था।
अन्य 3 बहनों ने भी गुस्से में साहिल को घूर कर देखा। अगर निगाहें कत्ल कर सकती तो साहिल कई बार मर चुका होता। हालांकि वे चारों द्वेषपूर्ण नज़रों से साहिल को घूर रही थीं, लेकिन उनमें से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वे अपनी शारीरिक स्थितियों को जानती थीं। साहिल की उपस्थिति देखकर नोवा बहुत खुश हुई। सौभाग्य से वह बिल्कुल सही समय पर आया। अगर वह थोड़ा और देर से आता तो परिणाम भयानक होते। साहिल द्वारा लोरेन को उसके संकट से उबारने के बाद उसने उन 9 जंजीरों को देखा जो उसके द्वारा काट दी गई थीं और जल्दी से निषिद्ध क्षेत्र में वापस चली गई थीं। साथ ही उन 4 बहनों को भी देखा। यह क्या चीज़ है? अध्याय 2062। क्या वे निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य हैं? जंजीर का स्रोत क्या है? अभी वे 2 नीली रोशनी किसने भेजी? और वे 4 बूढ़ी औरतें, उनके शरीर सुस्त हैं और वे लगभग पूरी तरह से बेकार हैं। 2 पीक ट्रू सेंट्स और 2 लेट ट्रू सेंट्स का इतना दुखद अंत कैसे हुआ? आखिर हुआ क्या था? साहिल के मन में कई सवाल थे। वह नोवा से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि समय गलत था। आखिरकार वह इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थी। दूसरी ओर साहिल के इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, इसलिए ऐसा करना उसे नुकसान पहुंचाने के समान होता। मुझे खुद ही जवाब ढूंढना चाहिए। स्टोन ऑफ लाइफ के पास मौजूद विशाल जीवन शक्ति ने लोरेन को मौत की कगार से वापस खींच लिया और उसने धीरे धीरे होश खोना बंद कर दिया। अपनी आंखें थोड़ी खुलने के बाद उसने एक सुंदर साइड प्रोफाइल देखी। क्या मैं मर नहीं गई? यह मेरी कल्पना से अलग क्यों है? साहिल यहाँ क्यों है? क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? जो भी हो, लोरेन को परवाह भी नहीं थी। किसी भी मामले में उसके पास समय कम था और वह जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगी। फिर भी एक और बात थी जिसे वह मरने से पहले समझना चाहती थी। साहिल, लोरेन ने कमजोर आवाज में बुदबुदाया। साहिल निषिद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहा था और जांच करने के लिए अपनी मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार था। लोरेन को उसे पुकारते हुए सुनने के बाद उसने अपना सिर झुकाया और दूसरे पक्ष की ओर देखा। वह बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक सवालिया भाव था। तब तुमने मुझे चुने हुए लोगों के भव्य आयोजन में इतने सारे लोगों के सामने क्यों ठुकरा दिया? मैं तुम्हारे लायक कैसे नहीं हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे आसपास की किसी भी महिला से कमतर हूँ, लेकिन तुम उन्हें स्वीकार कर सकते हो और मुझे नहीं। क्यों? मुझे पता है कि मैं मर रही हूँ साहिल, लेकिन क्या तुम मुझे स्पष्टीकरण दे सकते हो? मैं पछतावे के साथ मरना नहीं चाहती। लोरेन की आवाज़ शिकायतों से भरी थी। उसके सवालों ने सीधे साहिल को भ्रमित कर दिया। उसने एक पल के लिए उनके बारे में सावधानी से सोचा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह पृथ्वी पर जो हुआ उसके बारे में बात कर रही थी। तब चुने हुए लोगों के भव्य आयोजन में उसने अनजाने में अंतिम जीत हासिल की थी और सोमरलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 का खिताब जीता था। उस समय द क्रम्स, जो आयोजक भी था, ने कहा था कि विजेता को लोरेन के साथ होना चाहिए। हालांकि उसने मौके पर ही मना कर दिया था। वह ऐसे नियम का पालन कैसे कर सकता था? वे किस जमाने में थे और वे अभी भी यह कर रहे थे? अगर उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं नहीं थीं तो वे साथ कैसे रह सकते थे? मनुष्यों और जानवरों के बीच एक अंतर था। मनुष्य भावना पर भरोसा करते थे और जानवरों के विपरीत थे, जो वृत्ति पर भरोसा करते थे। लोरेन सुंदर और उत्कृष्ट थी, लेकिन तब वह साहिल के लिए सिर्फ एक अजनबी थी। इसके अलावा उसके पास पहले से ही सीलिया थी। इस कारण से वह लोरेन को कैसे स्वीकार कर सकता था? साहिल को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि लोरेन को इतने सालों बाद भी याद था। इसके अलावा उसने बचाए जाने के ठीक बाद उससे पूछा। जाहिर तौर पर ये सवाल उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उनके बारे में अभी भी सोच रही थी, भले ही वह जानती थी कि वह मर रही है। साहिल ने अपनी बाहों में मौजूद महिला की ओर देखा। हालांकि उसने अपनी थोड़ी जीवन शक्ति वापस पा ली थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीला था और उस पर कोई रंग नहीं था। उसकी बड़ी आंखें केवल थोड़ी ही खुली थीं। हालांकि इस रुग्ण सुंदरता ने लोरेन को और भी दयनीय बना दिया। इसके बारे में सोचना बंद करो। अगर मैं यहाँ हूं तो तुम नहीं मरोगी। इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। अब तुम्हें पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ी और जीवन शक्ति सोखनी चाहिए। ये तुम्हारे सुधार के लिए अच्छा होगा। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद उसने लोरेन की ओर देखना बंद कर दिया, अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें निषिद्ध क्षेत्र पर टिका दीं। वह जानता था कि आज का मामला खत्म नहीं हुआ है। इरिडेसेंट सेक्ट का निषिद्ध क्षेत्र उजागर हो गया था और इसके भीतर छिपे रहस्यों का खुलासा होना तय था। वह आदमी जिसने वे 2 नीली रोशनी उत्सर्जित की थी, उससे निपटना आसान नहीं होगा। अध्याय 2063। साहिल की आवाज़ सुनकर लोरेन थोड़ी हैरान रह गई। पिछली बार जब वह भ्रम की स्थिति में थी और उसे मतिभ्रम हो रहा था, तब साहिल ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। इस बार वह इतना कोमल क्यों है? साहिल ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने अपने शरीर की स्थिति महसूस की। ये लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन उसके शरीर में लगातार एक शक्तिशाली जीवन शक्ति प्रवेश कर रही थी। फिर उसने याद किया कि साहिल ने अभी क्या कहा था।
क्या उसने मुझे बचाया? लोरेन की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने अपने सीने को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा उठाया। उसके घाव पर दूधिया सफ़ेद प्रभामंडल उत्सर्जित करने वाला एक पत्थर था। यही वह पत्थर था जो उसके शरीर में असीम जीवन शक्ति भर रहा था। भले ही वह अभी भी कमज़ोर महसूस कर रही थी, लोरेन खुद को बेहतर होते हुए महसूस कर सकती थी। उसके शरीर के अंदर की जंजीरें गायब हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बच गई है। इस बीच जिसने उसे बचाया वह कोई और नहीं बल्कि साहिल था, जिसने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया था और उसे ठुकरा दिया था। लोरेन को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि क्या साहिल को पता चल गया था कि वह खतरे में है और इसलिए वह यहाँ तक आया, या वह बस वहाँ से गुजर रहा था। किसे परवाह है, जब तक मैं सुरक्षित हूँ तब तक ठीक है। वास्तव में लोरेन नहीं चाहती थी कि साहिल उसे ऐसी स्थिति में देखे। हालांकि उसके जीवन की तुलना में स्पष्ट रूप से बाद वाला अधिक महत्वपूर्ण था। अचानक लोरेन ने अपने 4 गुरुओं के शब्दों के बारे में सोचा। निषिद्ध क्षेत्र में एक उच्च सभ्यता का एक पावर हाउस छिपा हुआ था और उसे अब जाग जाना चाहिए था। चूंकि उसके पास 4 ट्रू सेंट गुलाम थे, इसलिए इस व्यक्ति की स्थिति बहुत उच्च होनी चाहिए, और उच्च स्थिति का अर्थ था महान शक्ति। नहीं, यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। साहिल, चलो यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं। संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में बड़े रहस्य और बड़े डरावने दृश्य हैं। अगर हम नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी, लोरेन ने कमजोरी से फुसफुसाते हुए कहा। ओह, क्या तुम रहस्यों को जानती हो? मुझे बताओ, साहिल ने उत्सुकता से पूछा। जब हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, मुझे अभी बताओ। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये सबसे सुरक्षित जगह होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ ये सबसे सुरक्षित जगह होगी। साहिल के दबंग बयान ने लोरेन को एक पल के लिए चौंका दिया। जहाँ वह हैरान थी वहीं उसे अविश्वास भी हो रहा था। अगर वे पृथ्वी या मिल्की वे पर होते तो लोरेन निश्चित रूप से साहिल पर विश्वास करती अगर वह ये कहता। हालांकि वे स्टार किंगडम में थे। ये पृथ्वी और मिल्की वे से एक स्तर से अधिक ऊंचा था। साहिल की ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही उसे अविश्वास हो रहा था, लोरेन ने यह नहीं कहा, बल्कि जल्दी से स्पष्ट किया, साहिल, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मेरे अनुमान के अनुसार इस निषिद्ध क्षेत्र में एक व्यक्ति छिपा हुआ है। ये व्यक्ति गहरी नींद में है और वह और 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग स्टार किंगडम के नहीं हैं। इसके बजाय वे बहुत उच्च सभ्यता से आए हैं। 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग केवल उसके गुलाम हैं और इस व्यक्ति को संबोधित करते समय वे उसे मास्टर कहेंगे। जब साहिल ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान रह गया। इरिडेसेंट सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र का रहस्य वास्तव में उच्च सभ्यता का कोई व्यक्ति था जो गहरी नींद में था, और 4 ट्रू सेंट्स केवल उसके गुलाम हैं। इस व्यक्ति की पहचान और ताकत संभवतः कम नहीं है। क्या जागते समय उसने नीली रोशनी उत्सर्जित की थी? वे किस हिस्से से आईं? उसकी आंखें, शायद वह अनगिनत सालों से सो रहा है और पहली बार आंखें खोलने के बाद उसके पास ऐसी शक्ति है। इस व्यक्ति से निपटना थोड़ा कठिन है। वह एक प्रीडेटी नहीं हो सकता है ना? साहिल का दिल जोरों से धड़कने लगा। अध्याय 2064। पार्शल प्रीडेटी होना ठीक होगा। साहिल को 4 के खिलाफ एक लड़ाई में जीतने का पूरा भरोसा था। हालांकि अगर प्रतिद्वंद्वी एक प्रीडेटी था तो साहिल शायद मुकाबला नहीं कर पाएगा, भले ही उसके पास 3 क्लोन हों। इससे पहले कि साहिल बोल पाता, लोरेन ने कुछ सांसें लीं और जारी रखा। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना भी उनके लिए विभिन्न शारीरिक बनावट वाली महिलाओं को ढूंढना आसान बनाने के लिए है। महिलाओं को सेंट रेल्म तक विकसित करने के बाद गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति महिलाओं को सोख सकता है। मेरा आकर्षक शरीर आखिरी है। इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा मुझे सोखने के बाद वह जाग सकता है। मुझसे पहले सेलेस्टे उनका लक्ष्य थी, लेकिन एक मिशन के दौरान उसका आकर्षक शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए वह बेकार हो गई। इसीलिए उन्होंने अंत में मुझे चुना। बोलने के बाद लोरेन ने साहिल को गौर से देखा। वह देखना चाहती थी कि क्या उसकी आंखों में कुछ असामान्य है। अगर वही वह व्यक्ति था जिसने सेलेस्टे के आकर्षक शरीर को नुकसान पहुंचाया था तो वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दिखाएगा। वास्तव में जब साहिल ने सुना कि सेलेस्टे को सोखा जाना चाहिए था और उसे केवल उसके क्षतिग्रस्त आकर्षक शरीर के कारण बदला गया था, तो उसकी आंखों और भावनाओं में भारी उतार चढ़ाव आया। उसे अचानक सब समझ आ गया। अब सब कुछ स्पष्ट था। सेलेस्टे को सिर्फ प्री सेंट नेक के कारण बर्फ की गुफा में क्यों भेजा गया था? इरिडेसेंट सेक्ट के 4 ट्रू सेंट प्रतिष्ठित बुजुर्गों की ताकत के साथ उन्हें सिमंस परिवार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिमंस परिवार बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं था, तो वे इरिडेसेंट सेक्ट को चुनौती देने के योग्य कैसे हो सकते थे? पता चला कि सबसे मुख्य कारण ये था कि सेलेस्टे का आकर्षक शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसने अपना मूल्य खो दिया था। उन्होंने इतने सालों तक उसे विकसित किया था, लेकिन आखिरी समय में सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई भी बेहद गुस्से में होता। अब यह समझना इतना कठिन नहीं था कि सेलेस्टे को बर्फ की गुफा में क्यों निर्वासित किया गया था। इसलिए साहिल द्वारा अनजाने में सेलेस्टे के आकर्षक शरीर को नुकसान पहुंचाने ने उसे भी बचा लिया।
अन्यथा सेलेस्टे ही थी जिसे सोखा जाता। यदि सेलेस्टे बर्फ की गुफा में प्रवेश नहीं करती तो साहिल खुद को इतनी बेरहमी से सुधारने के लिए मजबूर नहीं होता। वह निश्चित रूप से केवल धीरे धीरे स्थिर प्रगति करता। उस समय वह शायद केवल सेलेस्टे को सूखते हुए देख पाता और उसके पास उसे बचाने की शक्ति नहीं होती। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सेलेस्टे को बर्फ की गुफा में भेजा गया। साहिल को आश्चर्य हुआ कि क्या वे 4 बूढ़ी औरतें गुस्से में खून की उल्टियां करेंगी अगर उन्हें सच्चाई पता चली। इसके बाद होने वाली घटनाओं की श्रृंखला नहीं होती यदि उन्होंने शुरू में ऐसा नहीं किया होता। साहिल ने अमादी की सलाह मानी होती, स्टार मैंशन में शामिल हो गया होता, स्टार मैंशन का सदस्य बन गया होता और गुप्त रूप से विकसित होता। उसने कभी इतना बड़ा जोखिम नहीं लिया होता क्योंकि अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह सब कुछ खो देता। लोरेन ने एक पल के लिए साहिल को घूर कर देखा। साहिल के व्यवहार और आंखों से लोरेन मूल रूप से पुष्टि कर सकती थी कि उन दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं था। वह जानती थी कि साहिल ही वह व्यक्ति था जिसने सेलेस्टे के आकर्षक शरीर को नुकसान पहुंचाया था। वे पृथ्वी पर मिले थे, है ना? तो वे स्टार किंगडम के रास्ते में एक साथ कैसे आए? सेलेस्टे लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही है और उसने अपने आकर्षक शरीर को बरकरार रखा है। वह साहिल को कितने समय से जानती है, इससे पहले कि वह अपने गुरु के खिलाफ जाकर साहिल को वह सबसे कीमती चीज दे जो एक महिला के पास होती है। इसने लोरेन को हैरान कर दिया। भले ही यह पहली नज़र का प्यार था, चीजें इतनी जल्दी विकसित नहीं हो सकती। इसके अलावा उस समय सेलेस्टे एक उच्च पदस्थ यूनिवर्स इन्फोर्सर थी और एक लेट सॉवरन रैंकर भी थी। इस बीच साहिल ने अभी अभी एटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था। उन दोनों की पहचान और ताकत बहुत दूर थी। हालांकि ये पता चलता है कि सेलेस्टे ने सही चुनाव किया था। लोरेन ने एक और संभावना के बारे में सोचा। सेलेस्टे को बहुत पहले ही निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य का पता चल गया होगा और वह केवल किसी का पोषण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने इस तरह से जुआ खेला। हालांकि उसने सही चुनाव किया। हालांकि उसे उसके उबलते हुए गुरु द्वारा बर्फ की गुफा में निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उसे उस व्यक्ति द्वारा बचाया गया जिसे उसने चुना था। हालांकि रास्ते में कुछ आश्चर्य हुए, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा रहा। अध्याय 2065। जब दोनों सोच रहे थे तभी साहिल ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी और जोर से पूछा, पता चला है कि इरिडेसेंट सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र का ऐसा रहस्य है, लेकिन हम अब चाहकर भी नहीं जा सकते। तुम्हारा सुधार कैसा है? क्या तुम खुद जा सकती हो? नहीं, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ। मैं अपनी ताकत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए मुझे मत छोड़ना। लोरेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। उसी समय उसने अपनी बाहें साहिल के चारों ओर कसकर डाल दी, उसके कपड़े पकड़ लिए। उसे डर था कि साहिल उसे नीचे उतार देगा। साहिल कुछ देर के लिए अवाक रह गया। क्या तुम सच में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती? तुम तो एक साधारण व्यक्ति का गला भी घोंट सकती हो। हालांकि अब बाल की खाल निकालने का समय नहीं था, क्योंकि निषिद्ध क्षेत्र में छिपे व्यक्ति ने पहले ही कुछ कदम उठा लिए थे। वूश! निषिद्ध क्षेत्र से फिर से 9 जंजीरें निकलीं। उनके लक्ष्य अब साहिल और लोरेन थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे लगभग तुरंत ही उन दोनों तक पहुंच गईं। जब लोरेन को आने वाले खतरे का पता चला तो उसने साहिल को कसकर पकड़ते हुए अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया। अगर वे मरने भी वाले थे तो भी वह उसे नहीं छोड़ेगी। जंजीरों के हमले से बचने के लिए साहिल के पास लोरेन के साथ गायब होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि 9 जंजीरों की आंखें लग रही थीं और जैसे ही उन्होंने उन दोनों का पीछा किया, कुछ ने चक्कर लगाया और साहिल पर दूसरी दिशाओं से हमला करना शुरू कर दिया। 9 जंजीरों के बीच श्रम का स्पष्ट विभाजन था और उन्होंने साहिल को चारों दिशाओं से घेर लिया। भले ही साहिल ने हाई डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश करने की कोशिश की, जंजीर उसका पीछा कर सकती थी और उसका स्थान सटीक रूप से ढूंढ सकती थी। ये जंजीरें एक टेंटिकल राक्षस की तरह थीं जो लगातार साहिल पर हमला कर रही थीं। इसलिए साहिल को केवल चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह जानता था कि कोई जंजीरों में हेरफेर कर रहा है। ये देखकर कि वह चकमा नहीं दे सकता, उसने बस चकमा देना बंद कर दिया और प्रतिद्वंद्वी का सीधे सामना करना चुना। डिंग डिंग डिंग! जंजीरों से टकराने वाली एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की आवाजें गूंजती रहीं। हर बार जब साहिल ने एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड घुमाई, जंजीरों का एक हिस्सा 2 टुकड़ों में कट जाता था। धीरे धीरे साहिल ने अपनी बाहें सिकुड़ी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। 9 जंजीरें अंतहीन लग रही थीं। चाहे वह उन्हें कितना भी काटे, वह अंत तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह नहीं जानता था कि वे किस सामग्री से बनी थीं, क्योंकि कटने के बाद वे वापस उगाती थीं। यदि एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड नहीं होती तो जंजीरों को काटना बहुत कठिन होता। डिंग डिंग डिंग! साहिल अपने बाएं हाथ से लोरेन को थामे हवा में खड़ा था, जबकि उसका दाहिना हाथ अपनी तलवार से 9 जंजीरों के हमले को रोक रहा था। जंजीर चाहे जिस दिशा से भी आए, चाहे वह ऊपर और नीचे हो, आगे और पीछे हो या बाएं और दाएं हो, उन सभी को साहिल ने रोक दिया। जैसे जैसे जंजीरों की गति तेज होती गई, वे अंततः उस बिंदु पर पहुंच गईं जहां उन्हें नग्न आंखों से पहचानना मुश्किल था।
इस समय साहिल के शरीर के बाहर एक लाल अंडाकार अवरोध बन गया था जिसने उन दोनों को कसकर घेर लिया था। टकराव की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। जंजीरों का एक के बाद एक हिस्सा हवा से गिर रहा था, लेकिन इसने उनके हमले को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। नोवा और इरिडेसेंट सेक्ट के शेष वरिष्ठों ने सदमे में ये दृश्य देखा। जब भी टकराव की शॉकवेव उन पर फैलती तो यह उन्हें अपनी तुच्छता का एहसास कराती। वे समुद्र में एक नाव की तरह थे। वे तेज हवा और लहरों में बाएं और दाएं डगमगा रहे थे और किसी भी समय पलट सकते थे। सौभाग्य से वे काफी दूर थे, अन्यथा उनके लिए वहां सुरक्षित और स्वस्थ खड़े रहना असंभव होता। समय के साथ साहिल धीरे धीरे अधीर होने लगा। अपनी पार्शल प्रीडेटी ताकत के साथ ऐसी लड़ाई जहां उसे अपनी ताकत को दबाना पड़ा, निस्संदेह एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अटैक था। चाहे उसने जंजीरों पर कितना भी हमला किया हो, वह उनकी रक्षा को नहीं तोड़ सका। हालांकि साहिल अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब जबकि दूसरा पक्ष अभी अभी जागा था और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, साहिल उसे ये देखने के लिए बाहर निकालने के लिए मजबूर करना चाहता था कि वह कौन था। बूम! उसके शरीर में ऊर्जा फट पड़ी जिससे सभी 9 जंजीरें हवा में हिल गईं। एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड को पकड़े हुए वह अपने दिल में बुदबुदाया, एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक। जैसे ही उसने जंजीर के स्रोत पर तलवार घुमाई, एक चमकदार लाल रोशनी चमकी। नोवा और अन्य सभी अस्थायी अंधेपन का शिकार हो गए। अपनी तलवार की इस लहर के साथ साहिल ने एक सेक्रेड सेंट की युद्ध शक्ति का उपयोग किया। बूम! तलवार की रोशनी निषिद्ध क्षेत्र में घुस गई जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। अध्याय 2066। 9 जंजीरें अनगिनत टुकड़ों में टूट गईं और चारों दिशाओं में बिखर गईं। बहनें अपेक्षाकृत करीब थीं, इसलिए वे सभी शॉकवेव से दूर गिर गईं। पीएफएफ! उन्होंने मुंह भर खून उगल दिया। उनके शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर थे, तो वे इतनी शक्तिशाली शॉकवेव का विरोध कैसे कर सकती थीं? मास्टर! चारों जोर से चिल्लाईं। हालांकि जब वे खून की उल्टियां कर रही थीं, तब भी वे अपने मास्टर की सुरक्षा के बारे में चिंता करना नहीं भूलीं। इससे पता चलता है कि उनके दिलों में मास्टर की स्थिति उनके अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। साहिल ने अपनी तलवार हटा ली और खड़ा हो गया। फिर उसकी नजरें धुएं से भरे निषिद्ध क्षेत्र पर पड़ीं। चूंकि निषिद्ध क्षेत्र में छिपा व्यक्ति एक उच्च स्तरीय सभ्यता से था और 4 ट्रू सेंट्स का मास्टर था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसकी स्थिति और ताकत बहुत कम नहीं होगी। साहिल केवल उस हमले के साथ उस व्यक्ति को बाहर आने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। उसका उसे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इरिडेसेंट महाद्वीप के बाहर देखी गई 2 नीली रोशनियों के आधार पर साहिल जानता था कि इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं होगा। इरा और उसकी बहनों के होश में आने के बाद उन्होंने देखा कि निषिद्ध क्षेत्र साहिल की तलवार से पूरी तरह नष्ट हो गया था। हालांकि उनके मास्टर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके मास्टर के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने जंगली आंखों से साहिल की ओर देखा। वे ऐसी लग रही थीं जैसे साहिल का मांस खाने और साहिल का खून पीने के लिए मर रही हों। साहिल को इसकी परवाह नहीं थी कि वे उसे कैसे देख रही थीं। शुरुआत में वह इन 4 बूढ़ी औरतों की आंखों में एक चींटी था, लेकिन अब उसके लिए वे चींटियां थीं। चारों बहनें बहुत चिंतित थीं। हालांकि मास्टर उनके दिलों में सर्वशक्तिमान था, लेकिन वह अभी अभी जागा था और आकर्षक शरीर को पूरी तरह से सोखने से पहले ही उसे रोक दिया गया था। उन चारों का मानना था कि उनके मास्टर ठीक नहीं हुए हैं। अब जब उन पर फिर से हमला किया गया है तो यह उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। जब वे मास्टर के लिए कुछ समय खरीदने के लिए साहिल से पागलों की तरह लड़ने के लिए फिर से सोल ब्लेज करने ही वाली थी, तभी साहिल बोला, चूंकि तुम जाग गए हो तो तुम खुद को दिखाते क्यों नहीं? निषिद्ध क्षेत्र से कुछ देर बाद भी कोई आवाज नहीं आई, इसलिए साहिल अपनी बाहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका कारण शायद ये था कि वह अभी भी ठीक हो रहा था। छिपे हुए व्यक्ति की विशिष्ट ताकत को जाने बिना साहिल उसे बहुत अधिक समय देने की हिम्मत नहीं करता था। अगर पूरी तरह से ठीक होने के बाद व्यक्ति की ताकत प्रीडेटी रैंक तक पहुंच गई तो ये बुरा होगा। अभी उसके पास प्रीडेटी से निपटने की ताकत नहीं थी। अगर तुम सामने नहीं आए तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। साहिल की तलवार की नोक सीधे निषिद्ध क्षेत्र की गहराइयों की ओर इशारा कर रही थी। इस समय उसकी बाहों में मौजूद लोरेन ने अचानक कहा, साहिल चलो चलें। वह अभी भी अंधेरे में छिपे व्यक्ति के बारे में चिंतित थी। अगर यह व्यक्ति अपने 4 गुरुओं को उसके लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए मजबूर कर सकता था तो वह निश्चित रूप से सरल नहीं था। इसके अलावा वह एक उच्च सभ्यता से आया था। अज्ञात हमेशा सबसे डरावना होता है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम पहले जा सकती हो, साहिल ने उत्तर दिया। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और मैं अभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लोरेन ने साहिल की बाहों में अपना सिर छिपा लिया और फुसफुसाते हुए कहा। साहिल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अभी उसे छिपे हुए व्यक्ति को पहले बाहर निकालने के लिए मजबूर करना चाहिए।
जब वह फिर से शुरू करने वाला था तभी दूर से 4 आकृतियां तेजी से करीब आईं। ये वे 4 बहनें थीं जिन्होंने फिर से सोल ब्लेज किया था। साहिल ने अधीरता से अपनी तलवार घुमाई और एक लाल तलवार की रोशनी उन चारों की ओर चली गई। जैसा कि लोरेन ने कहा था, इन 4 बूढ़ी औरतों के हाथों पर अनगिनत जिंदगियों का खून था, इसलिए वे मरने की हकदार थीं। साहिल ऐसे लोगों से निपटते समय कोई कसर नहीं छोड़ता था। इस समय निषिद्ध क्षेत्र से 2 नीली रोशनी निकलीं। एक साहिल की लाल तलवार की रोशनी से टकराए और गायब हो गई। दूसरी को 4 भागों में विभाजित किया गया था। फिर उन्होंने चारों बहनों को घेर लिया और उनके सोल ब्लेज को बुझा दिया। चारों लोगों की आंखों में हैरानी दिखाई दी। मास्टर ठीक हैं। तुरंत निषिद्ध क्षेत्र से एक आवाज आई, तस्क तस्क तस्क, कितनी हिम्मत! एक छोटे से स्तर 7 की सभ्यता के किसी व्यक्ति की मेरे गुलामों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 2067। यह आवाज सुनकर चारों बहनें हैरानी से चिल्लाईं, मास्टर! वे अपने शरीर को ठीक करती नीली रोशनी को महसूस कर सकती थीं। चारों बहनें खुशी से रो पड़ीं। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। मास्टर पूरी तरह से जाग गए थे। यह नीली रोशनी फैदर परिवार की अनूठी क्षमता थी। इसमें डिवावरिंग और हीलिंग के दोहरे कार्य थे। ये कहा जा सकता था कि यह फैदर परिवार का जन्मजात कौशल था और यह फैदर परिवार की नींव भी थी। फैदर परिवार में जिस व्यक्ति ने नीली रोशनी को जागृत किया, वह निस्संदेह प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा था। केवल वे ही जिन्होंने नीली रोशनी को जागृत किया था, परिवार का मुख्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। उनका मास्टर उनमें से एक था। अभी उनके मास्टर ने 2 नीली रोशनी उत्सर्जित की थीं। एक ने दुश्मन के हमले को सोख लिया, जबकि दूसरी ने उन चारों को बचा लिया। इसलिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि मास्टर पूरी तरह से जाग गए थे। अधीनस्थ पदों पर बैठे लोग अपने वरिष्ठों द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करेंगे। ये बूढ़ी औरतें अपनी मर्जी से लोगों को मार रही थीं, तो उनके मास्टर के रूप में तुम भी कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो। अब जब तुम जाग गए हो, अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। स्टार किंगडम तुम बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करता, साहिल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। नोवा और लोरेन की बातों को जोड़ने के बाद साहिल ने स्थिति का मोटा मोटा अनुमान लगा लिया था। जो व्यक्ति अभी बोला था वह किसी अज्ञात कारण से गहरी नींद में सो गया था। गुलामों के रूप में चारों बहनें जीवन भर अपने मास्टर के जागने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं और रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए थे। उन्होंने इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना की, संप्रदाय की प्रतिष्ठा का लाभ उठाया और सतही तौर पर केवल महिला शिष्यों की भर्ती की। इस बीच उनका असली उद्देश्य अपने आकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक बलिदानों को विकसित करना था। यही कारण है कि नोवा ने कहा कि इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठ जिन्होंने सेंट रेल्म हासिल किया था, वे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कभी बाहर नहीं आए। वे निश्चित रूप से अब जीवित नहीं थे। इससे ये स्थिति भी पैदा हुई कि भले ही इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना इतने सालों से हुई थी, लेकिन 4 ट्रू सेंट प्रतिष्ठित बुजुर्गों को छोड़कर कोई और सेंट्स नहीं था। साहिल उन अपराधियों के पीछे ऐसे नहीं जाएगा जैसे वे उसके दुश्मन हो, लेकिन अगर यह उसकी क्षमता के भीतर होता तो वह फिर भी इसका ध्यान रखता। हालांकि वह अतीत में हुई चीज़ों के बारे में भूल जाएगा। चूंकि वे चीज़ें अतीत में थीं, तो वह उन्हें वैसा ही रहने देगा। इसके अलावा साहिल के पास गहरे विचार थे। यदि वह उच्च सभ्यता के इन लोगों को मौत के घाट उतार देता तो उन सभी को एक साथ संभालना अच्छा होता। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे स्टार किंगडम में आपदा ला सकते हैं। सभ्यताओं के बीच आक्रमण और टकराव अक्सर सबसे गंभीर परिणाम लाते थे। उस समय पूरा स्टार किंगडम भुगतेगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, स्टार किंगडम खंडहर में तब्दील हो जाएगा। साहिल का मानना था कि इरिडेसेंट सेक्ट के मृत सेंट वरिष्ठ ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहेंगे। चाहे दूसरा पक्ष कुछ भी कहे, उन्होंने जागने के लिए स्टार किंगडम के संसाधनों का उपयोग किया था। जब तक वे एक समझौते पर पहुंच सकते थे जहां वे एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, तब तक साहिल उन्हें वैसा ही रहने देगा। ऐसा परिणाम दोनों पक्षों के लिए भी अच्छा होगा। साहिल के ऐसा कहने के बाद दूसरे पक्ष ने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शायद स्तर 7 की सभ्यता में डांटे जाने की उम्मीद नहीं की थी। हे, तुम बहुत बहादुर हो। न केवल तुम मेरे लोगों को मारना चाहते हो, बल्कि तुमने मुझे डांटा भी। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? निषिद्ध क्षेत्र की गहराइयों से फिर से एक आवाज आई। अध्याय 2068। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। कृपया अपने लोगों को लो और स्टार किंगडम को तुरंत छोड़ दो और यहाँ फिर कभी मत आना, अन्यथा। साहिल ने अपनी बात पूरी नहीं की, बल्कि दूसरे पक्ष को कल्पना के लिए थोड़ी जगह दे दी। अन्यथा क्या? दूसरे पक्ष ने दिलचस्पी के साथ पूछा। अन्यथा तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करने के लिए हमें दोष मत देना। साहिल दृढ़ लग रहा था। वह अपने दिल में जानता था कि उच्च सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यवहार करते समय वह कोई कायरता नहीं दिखा सकता। उनसे निपटने के लिए उसे अपना सबसे कठिन व्यवहार करना था। इसके अलावा उसे एक दृढ़ रवैया अपनाना था जो इस तथ्य की ओर इशारा करता था कि भले ही वह मर जाए, वह दूसरे को भी अपने साथ ले जाएगा।
भले ही वह कमजोर होने का नाटक करे और उन लोगों की चापलूसी करे, वे जरा भी दयालु नहीं होंगे। उनकी आंखों में वे केवल लाभ पर विचार करते थे। अगर उन्हें पर्याप्त लाभ मिलता तो वे कुछ भी कर देते, जैसे जब मिल्की वे के टिफिन परिवार ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। हर कोई पावन को भगवान मानता था। हालांकि वह पृथ्वी पर एक गुलाम का निशान लगाना चाहता था और पृथ्वी को गुलाम बनाना चाहता था ताकि पृथ्वी के लोग वापस ना आ सकें। अगर साहिल के पास सिस्टम नहीं होता तो पृथ्वी पहले से ही पावन का गुलाम ग्रह बन गई होती। अब भी वही बात थी। उच्च सभ्यता के लोगों के लिए स्टार किंगडम वैसा ही था जैसा पावन के लिए पृथ्वी थी। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि क्या लाभ कार्रवाई करने लायक थे। इस स्थिति में केवल दूसरे पक्ष को यह दिखाकर कि स्टार किंगडम के सभी मनुष्य अपनी मृत्यु तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, वे आक्रमण करने के किसी भी विचार को दूर कर सकते थे। साहिल को नहीं पता था कि इस व्यक्ति के मन में स्टार किंगडम पर आक्रमण करने का कोई विचार या इरादा था या नहीं। हालांकि उसे तैयार रहना था। हा, निषिद्ध क्षेत्र से पागलों जैसी हंसी आई। हंसी रुकने के तुरंत बाद उस व्यक्ति ने अपने लहजे में व्यंग्य के साथ कहा, तुम एक मात्र स्तर 7 की सभ्यता से हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या मुझे कहना चाहिए कि तुम भोले हो या अज्ञानी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भोला हूं या अज्ञानी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। भले ही हम विफल हो जाएं, हम तुम्हें एक गहरा सबक देंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, लेकिन मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि हम स्टार किंगडम के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देंगे। मुझे आशा है कि तुम लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करोगे, अन्यथा हम केवल तुम्हारे विरुद्ध मृत्यु तक लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि साहिल शांत था, लेकिन उसके लहजे में एक निर्विवाद दृढ़ता थी। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने वास्तव में इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, चाहे वह कोई भी हो, वह सब कुछ जोखिम में डाल देगा और वही करेगा जो उसने कहा था। तस्क तस्क तस्क। निषिद्ध क्षेत्र से एक भयावह हंसी आई। वह साहिल की अज्ञानता का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। लड़के, तुमने गलत व्यक्ति को धमकी दी है। तुम्हें ये जानना होगा कि पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी निर्दयी शब्द तुम्हारी मृत्यु की गति को तेज कर देंगे। तुम्हारे विचार इतने संकीर्ण हैं और तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। कितना प्रफुल्लित करने वाला। आज मैं तुम्हें एक उच्च सभ्यता का आतंक दिखाऊंगा। भले ही तुम सब कुछ कर लो, तुम चींटियों के घोंसले से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसे एक लात से नष्ट किया जा सकता है। उसके ऐसा कहने के बाद जमीन से आकाश में एक चमकदार नीली रोशनी निकली। यह उन 2 से अधिक राजसी थी जिन्हें साहिल ने इरिडेसेंट महाद्वीप के बाहर देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे आकाश में प्रवेश करने वाली हो। जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा बढ़ती गई, साहिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पर सिड साइंस एसोसिएशन के मामलों को देख रहा था। अचानक कुछ महसूस होने पर उसने अपना सिर उठाया और अनंत शून्य के माध्यम से और इरिडेसेंट महाद्वीप की दिशा में देखा। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद जानकारी गिरा दी, एक कदम आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष की दरार में प्रवेश किया और इरिडेसेंट महाद्वीप की दिशा में तेजी से भागा। उसी समय स्टार किंगडम के 5 ज्ञात सेक्रेड सेंट्स, पालमोर परिवार के जेनॉन, बैम्फोर्ड परिवार के वॉन, जिंजर परिवार के यॉर्क, एवरग्रीन आइलैंड से प्रिमरोज और ब्लेड मैनर से स्टील, सभी ने इस विशाल ऊर्जा को महसूस किया जो अचानक प्रकट हुई थी। तुरंत उन्होंने अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ दिया, एक डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश किया और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचे। अध्याय 2069। थोड़ी देर बाद नीली रोशनी गायब हो गई। एरा और उसकी बहनों के सामने एक आकृति दिखाई दी। वह बहुत जवान दिख रहा था और पृथ्वी पर 30 की उम्र के व्यक्ति के बराबर था। उसके बारे में असामान्य बात यह थी कि इस व्यक्ति के बाल नीले, आंखें नीली और कोट नीला था। कोट की छाती पर एक शब्द भी कढ़ाई किया हुआ था, फेदर। जो आकृति अचानक दिखाई दी वह मास्टर था जिसके बारे में एरा और उसकी बहनें बात कर रही थी, अजुल। वह 10 लाख साल से भी पहले गंभीर चोटों के साथ स्टार किंगडम भाग आया था और 9 हेवनली ड्रैगन एरे तैयार करने के बाद वह यहाँ सो गया था। उसके 4 गुलामों द्वारा 10 लाख से अधिक वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, जिन्होंने बलिदान के लिए पर्याप्त विशेष शरीर तैयार किए थे, वह आखिरकार आज जाग गया। पावर हाउस लौट आया था, मास्टर। चारों बहनें उत्साह से चिल्लाईं। तुम चारों लड़कियों ने अच्छा काम किया है और तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। जाओ और अपनी चोटों से उबरो और बाकी मुझ पर छोड़ दो, अजुल ने प्रशंसा की। उसकी आवाज़ शांत थी और उसने बहनों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। उन चारों की खराब स्थिति का अजुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उसके मन में एक भी भावना पैदा नहीं कर सकीं। अजुल जैसे फैदर परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के गुलामों के रूप में उन्हें उसके लिए सब कुछ बलिदान करना पड़ा। तो अजुल के नज़रिए में एरा और उसकी बहनों ने उसके लिए जो कुछ भी किया वह केवल अपेक्षित था। वह इसका आदी हो चुका था। जब वह खुश होता तो वह जो अधिक से अधिक करता वह प्रशंसा के कुछ शब्द कहना था। चारों गुलामों के लिए यह पहले से ही एक बड़ा उपहार था। वास्तव में प्रशंसा के शब्द ने एरा और उसकी बहनों को उत्साह से भर दिया।
उनकी नज़रें और भी पागल लग रही थीं। अगर अजुल उन्हें तुरंत मरने के लिए कहता तो वे चारों बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन करतीं। धन्यवाद मास्टर, आपकी प्रशंसा के लिए। जब तक मास्टर जाग सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कीमत चुकाएं, ये सब सार्थक है। सबसे बड़ी बहन मारिन उत्साह से पहले से ही थोड़ा असंगत बोल रही थी। बाकी तीन भी अलग नहीं थीं। चारों बहनों के दिलों में अजुल 10 लाख से अधिक वर्षों तक उनका आध्यात्मिक पोषण था। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने मास्टर को जगाने के लिए था। अब जब उनके मास्टर ने उन्हें मंजूरी दे दी थी तो उनके पहले से ही जर्जर शरीर एक पल में बहुत बेहतर महसूस करने लगे। अजुल के शब्दों ने उन चारों की नसों को उत्तेजित कर दिया और उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। उनके शरीर का दर्द भी अचानक बहुत कम हो गया। साहिल ने आगे खड़े 5 अजीब लोगों की ओर देखा। एक नीला पहना हुआ युवक जिसके पीछे 4 बूढ़ी औरतें खड़ी थीं। एक बूढ़ी औरत के लिए एक युवक को मास्टर कहना समझ में आता था क्योंकि यह सामान्य था। हालांकि 30 की उम्र के एक आदमी के लिए 4 बूढ़ी औरतों को लड़कियां कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। ये जानते हुए भी कि यह व्यक्ति उन 4 बूढ़ी औरतों से कम उम्र का नहीं था, साहिल को फिर भी अजीब लगा। वह पृथ्वी पर पला बड़ा था और वहां के रीति रिवाजों का आदी था। अध्याय 2070। पृथ्वी पर लोगों का विशाल बहुमत 100 साल से अधिक जीवित नहीं रहता था और बहुत कम लोग थे जो 2 या 300 साल तक जीवित रह सकते थे। जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए उनके शरीर भी बूढ़े होते गए, उच्च सभ्यता के। इन मनुष्यों के विपरीत वे दर्जनों साल की उम्र से लेकर सैकड़ों हजारों साल की उम्र तक एक जैसे दिख सकते थे। स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ दुर्लभ खजाने थे जो लोगों को उम्र में पीछे ले जा सकते थे और हमेशा के लिए जवान रख सकते थे, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं थी। मेरे सोने के बाद से कितने साल बीत चुके हैं? अजुल ने जोर से पूछा। मास्टर, आपके सोने के बाद से 10 युग बीत चुके हैं। इस बार इरा ही बोली। 10 युग? क्या इतना समय बीत गया है? मास्टर, कृपया हमें सजा दें। हम बलिदान के लिए आवश्यक सभी शरीर जल्दी खोजने में विफल रहे, इसलिए आप जल्दी नहीं जाग सके। बस इतना ही। मैं अनुचित नहीं हूँ। तुमने अच्छा काम किया है। बाकी तो ठीक है, लेकिन आकर्षक शरीर ढूंढना वास्तव में कठिन है। हमारे गृहनगर में भी वे शायद ही कभी दिखाई देते हैं। समझने के लिए धन्यवाद। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा था। हम लाखों वर्षों से एक आकर्षक शरीर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम विफल रहे हैं। ठीक उसी समय जब हम सभी निराशा महसूस कर रहे थे, हमें आखिरकार 2000 साल पहले एक मिल गई। हालांकि वह कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी। सौभाग्य से वह एक और व्यक्ति को साथ ले आए। इस मामले में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमने उसे जबरन सेंट बनाने के लिए निश्चित तकनीक का उपयोग किया। तो तुम्हें पिछले 10 लाख वर्षों में एक भी आकर्षक शरीर नहीं मिला, लेकिन पिछले 2000 वर्षों में तुम्हें 2 आकर्षक शरीर मिले हैं और पहले वाला क्षतिग्रस्त हो गया था। क्या मैंने अभी जिसे सोखा है वह बाद वाला था? जी मास्टर। अजुल सोच में डूब गया। आकर्षक शरीर ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ शारीरिक बनावट थी। इसके बावजूद केवल 2000 वर्षों में इस स्तर 7 की सभ्यता में उनमें से 2 दिखाई दिए। ये बहुत असामान्य था। क्या स्टार किंगडम आगे बढ़ने वाला था? मैं समझ गया। तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। मेरे वापस जाने के बाद मैं तुम्हारे शरीर की भरपाई करने का कोई रास्ता निकालूंगा। धन्यवाद मास्टर, चारों ने उत्साह से कहा। वे जानती थीं कि मास्टर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अजुल ने साहिल की ओर देखा। तुम्हें स्टार किंगडम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। तुम बहुत साहसी हो। न केवल तुमने मुझे आकर्षक शरीर को सोखने से रोका, बल्कि तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत भी की। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो क्या स्टार किंगडम में अफरा तफरी मच जाएगी? तुम कोशिश कर सकते हो, साहिल ने शांति से उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तुम अभी भी मेरे सामने इतने शांत रह सकते हो, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें नंबर 1 माना जाता है। अजुल के बोलना खत्म करने के बाद वह अचानक चिल्लाया, तलवार! उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरी तलवार कहाँ है? वह क्यों नहीं रही है? मैं ये भी महसूस नहीं कर सकता कि वह कहाँ है। मेरी तलवार कहाँ है? अजुल ने भौहें सिकुड़ी और अमित्र लहजे में पूछा। ये सुनकर इरा और उसकी बहनें कांप उठीं। मास्टर गुस्से में था। हालांकि मारिन ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मास्टर, इस सोल एक्सकैलिबर को कुछ समय पहले खोजा गया था और फिर उसे जबरन चुरा लिया गया। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और हम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। तब हमें आपके जागने पर प्रभाव पड़ने का डर था, इसलिए हम केवल असहाय होकर देख सकते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या किसकी हिम्मत हुई मेरी तलवार छूने की? अजुल ने तीखेपन से पूछा। आइस सोल एक्सकैलिबर एक ऐसा हथियार था जिसने कई वर्षों तक लड़ाइयों में उसका साथ दिया था। इसके अलावा कि यह तलवार कितनी कीमती थी, इसके और इसके मालिक के बीच के संबंधों के आधार पर किसी को भी तलवार छूने की अनुमति नहीं थी। अब किसी ने इसे जबरन चुरा लिया था। अजुल को अपने दिल में आग जलती हुई महसूस हुई। जिस किसी ने भी उसकी आइस सोल एक्सकैलिबर चुराई थी उसे मरना होगा।
मास्टर, जिस व्यक्ति ने आइस सोल एक्सकैलिबर ली थी वह आपके सामने वाले व्यक्ति का मास्टर था। वे उस समय एक साथ आए थे। एरा ने अपने सामने साहिल की ओर इशारा किया। अजुल ने एक बार फिर साहिल पर अपनी नज़रें टिकाईं और दांत पीसते हुए पूछा, क्या तुम्हारे मास्टर ने मेरी तलवार चुराई है? हमने इसे नहीं चुराया, इसके बजाय हमने इसे बेशर्मी से लिया। तलवार तुम पर नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारी है? जब मेरे मास्टर ने इसे लिया तो इसका कोई मालिक नहीं था, साहिल ने उदारतापूर्वक स्वीकार किया। अपने मास्टर से इसे वापस करने के लिए कहो और मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा। क्या तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूं? चूंकि मैं चाहे जो भी हो मर जाऊंगा तो मैं इसे वापस क्यों दूं? साथ ही क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमें मार सकते हो? साहिल ने उपहास किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।